Hello friends, welcome to Global Online Commerce Classes. Before starting this lecture, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आया है। ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। आपको ये प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प करने वाला है एंड ऑब्वियसली ये आपके प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है तो ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या फिर यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। Comparative cost theory is given by A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. Gottfried Haberler, and D. Heckscher-Ohlin. The right answer is David Ricardo. Comparative cost theory ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये थ्योरी पे। एक ये थ्योरी है कॉम्पेरेटिव कॉस्ट ट्रेड थ्योरी एंड दूसरा है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इसी लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज इकोनॉमिक थ्योरी, also known as comparative cost trade theory, first developed in 19th century by British economist that is David Ricardo, that attributed the cause and benefits of international trade to the differences in the relative opportunity cost of producing the same commodities among countries। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से पढ़ लेते हैं। समझो दो कंट्रीज है यूके एंड इंडिया। दोनों कंपनी या फिर दोनों देश टेक्सटाइल भी बनाती है और बुक्स भी प्रोड्यूस करती है। यूके एक टेक्सटाइल बनाती है और 4 बुक्स बनाती है। इंडिया 2 टेक्सटाइल बनाती है और 3 बुक्स बनाती है। टोटल दोनों मिला के 3 टेक्सटाइल्स बनाती है और 7 बुक्स बनाती है। मतलब यूके 4 बुक्स के बदले 1 टेक्सटाइल बनाती है या फिर 1 टेक्सटाइल के बदले 4 बुक्स बनाती है। मतलब यूके बुक्स प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है। तो समझो अगर 1 टेक्सटाइल कम किया जाए तो फिर और 4 बुक्स बन सकते हैं, क्योंकि 1 टेक्सटाइल के बदले 4 बुक्स बना रहे हैं। तो 1 टेक्सटाइल कम किया जाए तो और 4 बुक्स बन सकते हैं, तो टोटल बुक्स 8 बन सकते हैं। और इंडिया का प्रोडक्शन टेक्सटाइल में अच्छा है, तो 1 टेक्सटाइल के बदले 1.5 बुक जाता है, तो 1.5 और 1.5 3। तो समझो 2 बुक्स कम किए जाए तो इंडिया के और 2 टेक्सटाइल बढ़ सकते हैं। मतलब 2 की जगह 4 टेक्सटाइल बन सकते हैं। इसी तरह इंडिया के 4 टेक्सटाइल और यूके के 8 बुक्स। तो ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल भी बढ़ गए और बुक्स भी बढ़ गए। दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। मतलब दोनों का कॉस्ट भी कम हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया और दोनों को फायदा भी हो गया। यह है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टीमेटली डॉट डॉट वाज रिप्लेस्ड बाय द डॉट डॉट ऑन 1st January 1995। ए गैट्स रिप्लेस हुआ WTO से, फिर बी WTO रिप्लेस हुआ गैट से, या सी गैट रिप्लेस हुआ WTO से, या फिर IMF रिप्लेस हुआ गैट से। इसका राइट आंसर है गैट WTO से रिप्लेस हो गया। गैट इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। वो रिप्लेस हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। कब हुआ था? 1st January 1995 को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, F.W. Taylor, and D. Olin and Heckscher, that is Heckscher-Ohlin। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ऐसे ही ये एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। ये थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरी इज नथिंग बट कम रिसोर्सेस में सेम प्रोडक्शन करना। मतलब अगर 10 यूनिट्स में 20 यूनिट्स प्रोडक्शन होते हैं, तो अगर यूनिट्स कम किए जाए, 5 यूनिट कम किए जाए, तो 5 यूनिट्स में ही 20 प्रोडक्शन हो जाए। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। जैसे कि यूएस का एक वर्कर 5 कार बनाता है और 1 बनाना प्रोड्यूस करता है, वैसे ही ब्राज़ील का एक वर्कर 2 कार बनाता है और 8 बनानास प्रोडक्शन करता है। मतलब यूएस का कार्स में प्रोडक्शन अच्छा है और ब्राज़ील का बनानास में प्रोडक्शन अच्छा है।
ये होती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी सिंगापुर एंड डी थाईलैंड। द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements, statement 1, statement 2. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. First statement is monetary policy causes a deliberate change in government revenue and expenditure with a view to influencing the price level and the quantum of national output. Statement 2, fiscal policy regulates the money supply and the cost availability of credit. देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन फिस्कल पॉलिसी को दिया है और फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन मॉनेटरी पॉलिसी को दिया है। मतलब स्टेटमेंट 1 का डेफिनेशन है स्टेटमेंट 2 का और स्टेटमेंट 2 का डेफिनेशन है स्टेटमेंट 1 का। इस तरह से दोनों स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, EPRG फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। एथनोपॉली रिजियो जियो ट्रांसफॉर्मेशन, एथनोसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ethics, policies, regulations and guideline orientation. Every person refers global framework. What is EPRG? The EPRG is nothing but the combination of ethnocentric, polycentric, regiocentric and geocentric orientation. EPRG क्या होता है? अगर एक कंपनी कुछ मार्केटिंग कर रही है या फिर प्रोडक्शन कर रही है किसी बाहर कंट्री में, तो उसे कुछ एम्स रखने पड़ते हैं कि ये एम से प्रोडक्शन होगा या फिर कुछ ये एम से मार्केटिंग होगी। तो ये एम मतलब EPRG फ्रेमवर्क। तो उसमें 4 एम्स होते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। व्हाट इज एथनोसेंट्रिक? जब एक कंपनी किसी अदर कंट्री में प्रोडक्शन करना चाहती है या फिर कुछ मार्केटिंग करना चाहती है, तो वो वहाँ पे रिसर्च नहीं करेगी। जो डोमेस्टिक कंट्री में रिसर्च की थी उसी रिसर्च को लेकर वो दूसरे देश में प्रोडक्शन करेगी या फिर मार्केटिंग करेगी, उसे कहते हैं एथनोसेंट्रिक। फिर है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक इज अपोजिट टू द एथनोसेंट्रिक। अगर उसको प्रोडक्शन करना है या फिर कुछ मार्केटिंग करनी है तो वो दूसरे देश के मार्केट को रिसर्च करेगी या फिर उसको अच्छे से पढ़ के प्रोडक्शन करेगी, उसे कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। फिर आता है रिजियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक में वो होता है अपने देश की इकोनॉमी या फिर कल्चर, पॉलिटिकल सिमिलरिटीज अगर किसी और देश से मिलते हो, वो सिमिलर हो, तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन करेगी या फिर वहाँ पे मार्केटिंग करेगी। फिर आता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या होता है? अगर अपने देश का कोई टेस्ट दूसरे देश से सिमिलर हो तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन करेगी या फिर वहाँ पे मार्केटिंग करेगी। That is called geocentric. Moving to the next question. As per Carroll model, the 4 levels of corporate social responsibility are physical, economic, social and legal, physical, economic, legal and ethical, philanthropic, economic, legal and ethical, philanthropic, economic, social and ethical. इसका राइट आंसर है philanthropic, economic, legal and ethical. कैरोल मॉडल क्या होता है कि हर एक कंपनी को CSR से गुजरना पड़ता है, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरना पड़ता है। तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ऐसे कौन से पॉइंट्स है या फिर ऐसे कौन सी लेवल से गुजरना पड़ता है? दैट इज इकोनॉमिक, लीगल, एथनिकल एंड फिलैंथ्रोपिक, ये लेवल से गुजरना पड़ता है। दैट इज कैरल मॉडल ऑफ CSR. Carroll model of CSR was developed by Archie Carroll and highlight on the 4 main responsibilities of organization, that is namely economic, legal, ethical and discretionary, या फिर उसे philanthropic भी कहा जाता है। Moving to the next question. The decision which has long-term impact on business is A. Program decision, B. Non-program decision, C. Individual decision, D. Non-economic decision. The right answer is non-programmed decision. Non-programmed decision कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. The decision
which relates to day-to-day operation of an organization is known as, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है या फिर रिलेट करता है, ऐसा कौन सा डिसीजन है? ए मेजर डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन या फिर ऑपरेटिव डिसीजन. द राइट आंसर इज ऑपरेटिव डिसीजन. ऑपरेटिव डिसीजन ही कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन को रिलेट करता है. थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. हैव अ गुड डे.